हाँ हाँ, उनके ऑनलाइन फॉर्म्स भी होंगे। वो मैं वो मैं कंफर्म करके ऑनलाइन फॉर्म मॉक टेस्ट वाले मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूं, ठीक है ना। हाँ, वो सेंड करेंगे हम आपको। डेट जो है वो हर किसी की चेंज है। मुझे अभी किसी की डेट याद नहीं। एक शायद 21 है जीएमसी वालों की, डाउटीज वालों की भी 20 के इधर उधर है या 20 है, मुझे कंफर्म नहीं है डेट। ठीक है, चलें आ जाएं अभी। मैं वेन्यू वेन्यू जीएमसी में ही होगी, टेस्ट जीएमसी वालों की, डाउटीज वालों की भी सकरी होगी। गर्ल्स के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। आप जो मीरपुर गोटकी से हैं आपके लिए ट्रांसपोर्ट भी है, और ये जो ट्रांसपोर्ट होगी उसके चार्जेस करेंगे, यानी आप शायद जीएमसी वालों की फीस है 800, तो 200 चार्जेस करेंगे। 1000 में 1000 रुपीज में आपको वो ट्रांसपोर्ट भी देंगे। और यहाँ से कोई डॉक्टर होगा मीरपुर का मेडिकल कॉलेज का, वो आपको साथ ले जाएगा गाड़ी के अंदर। गर्ल्स के लिए है तो गर्ल्स साथ जाएंगी, जो वहां पे डॉक्टर हैं गर्ल्स, हमारी एकेडमी से जो डॉक्टर हो गई हैं वो आपके साथ चलेंगी। चलो सुने, अब सुने, छोड़े मॉक टेस्ट के बारे में बहुत कुछ कह लिया। अब आ जाएं भाई, अब आ जाएं गेमेटोजेनेसिस पर। गेमेटोजेनेसिस पर, गेमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? गेमेट्स का बनना, गेमेट्स का बनना। कब गेमेट बनते हैं? जिसका वीडियो ऑन है वो वीडियो अपनी ऑफ कर दे। गेमेट फॉर्मेशन कब होती है? एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन। बिफोर मैच्योरेशन गेमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। मैच्योरेशन के टाइम में कौन सी डिवीजन होगी तो गेमेट बनेंगे? माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। यार कम तो घणो आ। केड़े क्लास में रखे? हाँ बुध? हाँ भाई, तो कहां पे थे हम? हम थे कि गेमेट फॉर्मेशन होगी मैच्योरेशन के टाइम। तो हमने पढ़ा था कि गेमेट फॉर्मेशन को मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्म का बनना। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक सेल्स होंगे जिनको हम स्टेम सेल कहेंगे, जर्म सेल कहेंगे, जर्माइनल सेल कहेंगे। और जो जर्माइनल सेल्स होंगे वो डिवाइड होकर, वो जर्म सेल डिवाइड होकर क्या बनाएंगे? सेल्स बनाएंगे, जिनको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम में देखें क्रोमोसोम का नंबर डबल है, इसका मतलब यहां पे डिवीजन कौन सी हुई है भाई? कौन सी डिवीजन हुई है? माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस, माइटोसिस। और एक बात सुनिए, फीमेल में मेनोपॉज एज आती है, मतलब इनफर्टिलिटी आती है, फर्टिलिटी खत्म होती है, मगर मेल में नहीं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि फॉलिकल कांस्टेंट है। जब बच्ची की, फीमेल की डेवलपमेंट होती है मदर के बॉडी के अंदर, वहां पे फॉलिकल बन चुकी होती है, बस फिर नहीं बनती। और मेल के अंदर जो जर्माइनल लेयर है वो डिवाइड होकर नए सेल प्रोड्यूस करके भेजती है पूरी उम्र। जर्माइनल सेल लेयर कम नहीं होगी, वो वहीं पे होगी, उससे डिवाइड होके जो नए सेल बनेंगे वो रिलीज होते रहेंगे। जो रिलीज होते रहेंगे वो स्पर्मेटोगोनियल सेल है। वो स्पर्मेटोगोनियल सेल जो है,
चेंज कयो से टाइम। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो हैं वो माइटोसिस से, जर्म लेयर से बने हैं। फिर स्पर्मेटोगोनियम में फिर माइटोसिस होगी। फिर जब माइटोसिस होगी तो ये सेल बनेगा, मतलब ऐसे सेल बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, मैंने एक बनाया है। जर्म सेल से बहुत बार माइटोसिस होगी तो बहुत सारे ये सेल बनेंगे, इनको हम स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। स्पर्मेटोगोनियम जो कि जब लेयर से जुदा हो गई, नए सेल बन गए जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम कह रहे हैं। इसमें फिर माइटोसिस होगी, फिर क्या होगी, फिर माइटोसिस होगी तो ऐसे सेल बनेंगे। फिर वो सेल कौन से होंगे, वो भी डिप्लॉइड होंगे, मतलब यहाँ पे माइटोसिस हुई है तो इन सेल को हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, स्पर्मेटोसाइट वो क्या है, 2n है, ठीक है। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो प्राइमरी होगा ना, उसके बाद मियोसिस होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यहां पे हो रही है कौन सी डिवीजन, मियोसिस। मियोसिस होने से एक सेल के अंदर से दो सेल बन रहे हैं। ये जर्म लेयर से आगे डिवीजन कब हो रही है, मैच्योरेशन के बाद। ये सारा काम मैच्योरेशन के बाद हो रहा है। मैच्योरेशन से पहले क्या है, जर्म लेयर थी, बस वो स्पर्म नहीं बना रही थी। अब इसने माइटोसिस की, फिर माइटोसिस की, फिर मियोसिस की, तो ये सेल बन गए हमें एक सेल से दो, दो से अगर दो होते तो दो से चार, तीन होते तो तीन से छह, चार होते तो चार से आठ, बहुत सारे सेल हैं तो बहुत सारे ऐसे सेल बनेंगे, एक से दो सेल बनेंगे। मियोसिस आपको पता है, मियोसिस दो स्टेज में होती है, एक होती है मियोसिस 1, फिर होती है मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 है उसमें एक सेल दो में तो टूटेगा, मगर इसके अंदर क्रोमोसोम कितने थे, अगर ह्यूमन का सेल है तो 46, इनके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, 23, इसमें भी 23। क्रोमोसोम तो हाफ है भाई, ये गैमेट तो और काम करे ना, क्यों नहीं करता। इसका रीजन ये है, क्या रीजन है भाई इसका रीजन ये है कि ये जो सेल है इसमें डीएनए जो है वो अभी तक डबल है, यानी क्रोमोसोम 23 है मगर डीएनए कितने हैं, 46। हर क्रोमोसोम में डीएनए और उसकी कॉपी है, एक डीएनए और उसकी कॉपी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाँ भाई क्या होना चाहिए, यहाँ पे मियोसिस 2 होनी चाहिए ना, तो मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 2 की वजह क्या है, मियोसिस 2 की वजह क्या है बताएं, 4 सेल पैदा करना या डीएनए का अमाउंट सेट करना, सिंगल करना, मेन वजह बताएं, जो नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए को मेंटेन करेगी, डीएनए को बैलेंस करना, ठीक है। डीएनए के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए ये हो रही है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 से एक से दो, दो से चार सेल बनेंगे, इन चार सेल्स को हम कहेंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, इसमें भी क्रोमोसोम 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, मगर हर क्रोमोसोम में डीएनए एक, ऐसा समझे, यहां पे जो क्रोमोसोम होगा वो ऐसा होगा, यहां पे जो क्रोमोसोम होगा ऐसा, एक डीएनए, ये दूसरा डीएनए, और यहां पे जो क्रोमोसोम होगा वो कैसा होगा, यहां पे क्रोमोसोम होगा ऐसा, और एक इसमें तो एक इसमें, एक इसमें तो एक इसमें, तो ये इसके अंदर एक डीएनए है, इसके अंदर भी एक डीएनए है। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम 23 डीएनए, यानी मतलब यहाँ पे डीएनए कितने हैं, डीएनए कितने हैं, सिंगल। तो डीएनए का अमाउंट पूरा। अब इन सेल को कहा स्पर्मेटेड, इनएक्टिव स्पर्म्स। अब इनको लग जाएगा टेल, क्या लगेगा इनको टेल लगेगा। जब टेल लग जाएगा इनको तो हम कहेंगे ये स्पर्म सेल्स हैं। और स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस बताएं जल्दी। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस बताएं तो मैं लिंक भेज दूं। हाँ भाई, क्या डिफरेंस है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे प्रोसेस को कहा,
स्पर्मियोजेनेसिस जस्ट स्पर्मेटिड के कन्वर्जन को इनटू स्पर्म का। ठीक है भाई, ये डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस में और हाँ मैच्योरेशन। ये भाई स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई जो कि आपको समझ में भी आ गई, इजी थी। अगर ये समझ आ गई है तो अब मुझे आप बताते जाएंगे कि कैसे होगी oogenesis, कैसे होगी oogenesis। सुने भाई, गौर से सुने मेरी बात को। अब ये एक सेल ले रहा हूं मैं, पहले सुने। सुने, ये एक फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर इमेच्योर एग है जिसको हम कहते हैं oocyte। याद है, इमेच्योर एग इज कॉल्ड oocyte। हाँ भाई, तो मुझे बताएं ये फॉलिकल कब बनी है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स कब बनी है, फॉलिकल्स कब बनी है ओवरी के अंदर? जब बेबी की डेवलपमेंट होती है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट इनसाइड द एब्डोमेन ऑफ मदर, फीमेल बेबी के अंदर जैसे फीमेल बेबी डेवलप होता है उसकी ओवरी डेवलप होती है, ओवरी में फॉलिकल डेवलप होते हैं। तो होता क्या है, ये जो सेल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनियल सेल से हुई। जर्म सेल को हम कहते हैं प्रीमोर्डियल स्पर्मेटोगोनियम या स्टेम सेल। तो फीमेल के अंदर भी जर्मिनल लेयर होगी ना, जर्माइनल सेल होंगे ना, फीमेल के अंदर जर्माइनल सेल्स होंगे। कब? डेवलपमेंट के दौरान, उनको स्टेम सेल कहेंगे। स्टेम सेल, जर्माइनल सेल को स्टेम सेल भी कहते हैं। स्टेम सेल से माइटोटिकली सेल बनेंगे बहुत सारे, ठीक है, उसे हम कहेंगे oogoनियम। क्या कहेंगे? oogoनियम। जैसे मेल में था वैसे ही, मगर मेल में मैच्योरेशन के बाद जर्माइनल लेयर डिवाइड कर रही है और यहां पे डेवलपमेंट के दौरान। तो oogoनियम कब बनी भाई? जब बच्ची डेवलपमेंट के दौरान है, जब फीमेल बेबी डेवलप हो रहा है तो oogoनियम डिवाइड हो रही है। अब oogoनियम डिवाइड होगी तो मुझे बताएं प्राइमरी oocyte बनेगा। हाँ भाई, क्या बनेगा? प्राइमरी, इसको कहा प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte बन गया। अब यहां पे होती है बर्थ, यहां पे होती है बर्थ। प्राइमरी oocyte बना और प्राइमरी oocyte जैसे बना है वहां पे ही होती है बर्थ प्राइमरी oocyte के थ्रू, और बच्चा पैदा हो गया, बॉडी से बाहर आ गया, बॉडी से बाहर आ गया है बच्चा। अब बच्चे के बाहर आने के बाद, बच्चे के बाहर आने के बाद ये जो बच्चा है, हाँ, ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट अब प्राइमरी oocyte बन गए। जब डेवलपमेंट हो गई, बच्चे की बर्थ हो गई, जब बच्चा बाहर आया तो बाहर आने के बाद अब ये प्राइमरी oocyte जो है, ये प्राइमरी, अब कौन सी एज आएगी? जब फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करेगी कौन सी एज आएगी? प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी जैसे आएगी ये प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी में डिवाइड होना शुरू करेगा। कौन सी डिवीजन करेगा? मियोसिस। प्यूबर्टी एज में मियोसिस होगी। कौन सी? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में आकर अरेस्ट हो जाएगा। मियोसिस 1 की सेल ने मियोसिस 1 को पार कर लिया, पार नहीं कर लिया, सॉरी, मियोसिस 1 स्टार्ट की और मियोसिस 1 के प्रोफेज में अरेस्ट हो गया। ठीक है, अरेस्ट हो गया। अब यही इसी स्टेज में सेल जो है अरेस्ट होंगे।
मतलब प्रोफेज 1 से आगे डिवीजन नहीं होगी, मियोसिस नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो सेल है कहां पे अरेस्ट है? प्रोफेज 1 पर, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पर। जब स्टिमुलेट किया जाएगा फॉलिकल्स को, जब स्टिमुलेट किया जाएगा फॉलिकल्स को, तो ये वो फॉलिकल्स जिनको स्टिमुलेट किया जाएगा उनमें मियोसिस 1 से आगे काम चलेगा, यानी मियोसिस 1 भी कंप्लीट होगी। स्टिमुलेशन के बाद मियोसिस 1 कर जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? एक सेल बनाएंगे बड़ा और एक बनाएंगे छोटा। इस बड़े सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। और इस छोटे सेल को हम कहते हैं पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी ये बनी। पोलर बॉडी मैंने कल पढ़ाया था कि जो एग है, जो एक बनता है, स्पर्म बहुत सारे बनते हैं। उसका रीजन ये है, एक एग है ना, तो बच्चा एक पैदा होगा। जितने एग ज्यादा होंगे उतने बच्चे ज्यादा बनने के चांसेस हैं, इसलिए एक का एक होना जरूरी है। अच्छा, और एक एग कैसे प्रोड्यूस होता है? आपने तो कल पढ़ा था कि बहुत सारे फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं और फॉलिकल के स्टिमुलेट होने से 5, 6, 10 फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, फिर बाकी फॉलिकल्स को मारा जाता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एग बिफोर ओव्यूलेशन। उस टर्म को क्या कहा था मैंने बताया? बताएं कमेंट में। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया कहा था मैंने, याद है? एट्रेसिया, वेरी गुड, एट्रेसिया, वेरी गुड, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। अच्छा, वही बात आ रही है कि ये सेकेंडरी oocyte बन गया। अब सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करेगा। अच्छा, एक एग इसलिए बना, स्पर्म ज्यादा क्यों बनते हैं वो रीजन मैंने बताया था कि ज्यादा स्पर्म होंगे, एसिडिक मीडियम से गुजरना है, कोई ना कोई तो बचेगा। और आपने सुना था मिलियन स्पर्म में से 6-7 बचकर पहुंचते हैं कहां पर? एग पर। तो भाई सेकेंडरी oocyte स्टार्ट करता है कौन सी डिवीजन? मियोसिस 2। और मियोसिस 2 के प्रोफेज को कंप्लीट करता है, मेटाफेज में आकर अरेस्ट हो जाता है। यानी ये मेटाफेज कौन सा है? मेटाफेज 1 या मेटाफेज 2? मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। मेटाफेज 2 में अरेस्ट होने के बाद यहीं पे रुक जाता है। अब इस एज में जब मेटाफेज 2 पर है, इसका मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम कहाँ है? बताएं कमेंट में, क्रोमोसोम कहाँ है भाई? सेंटर पे है। ये अरेस्ट हो गया मेटाफेज 2 में। हाफ क्रोमोसोम होंगे मगर 2 डीएनए वाले होंगे, सेंटर पे होंगे। तो जैसे ये एग फीमेल बॉडी से निकलता है, ओवरी से निकलता है, तो ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन इस कंडीशन में होती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, मैच्योर एग नहीं होता, याद रखना ये बात। हाँ भाई, सेकेंडरी oocyte कहाँ आ गया सेकेंडरी oocyte? बताएं। ओवरी से निकलकर फिम्बरी ने कैच किया, इन्फेंटिब्यूलम में आ गया, ओविडक्ट में आ गया, फेलोपियन ट्यूब में आ गया। फेलोपियन ट्यूब में जैसे ये पहुंचा, क्या पहुंचा है ये क्या है? कमेंट में बताएं। सेकेंडरी oocyte है जो कि फंसा हुआ है कहां पे? मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। जैसे यहां पे आएगा कौन? स्पर्म। जैसे स्पर्म यहां पे टच करेगा तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा, स्पर्म टच करेगा, मेम्ब्रेन को तोड़ेगा। स्पर्म के यहाँ पे रीजन में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया था, गोल्जी बॉडी में पढ़ाया था, लाइसोसोम में भी पढ़ाया था कि एक्रोसोम रीजन होता है, बिग लाइसोसोम होता है जो गोल्जी बॉडी तौर काम करता है। ये इस मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, जब तक बहुत टाइम लगेगा ना भाई, मेम्ब्रेन को तोड़ने में टाइम लगेगा। तो ये जब तक न्यूक्लियस इंटर हो तब तक ये क्या करता है? ये सेकेंडरी oocyte क्या करता है? मियोसिस 2 को कंप्लीट करता है, यानी मेटाफेज 2 से अनअरेस्ट होकर मेटाफेज 2
एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 कंप्लीट करके ये डिवाइड कर लेता है और साइटोकाइनेसिस कर लेता है। मतलब इसमें से एक सेल से कितने सेल बन गए? 2। ठीक है, एक सेल से कितने बन गए? 2। अब ये जो सेल है ये आपका ओवम है, हेप्लॉइड सेल, और ये जो है ये पोलर बॉडी है। कौन से नंबर वाली? सेकंड नंबर पोलर बॉडी ये है। भाई हमने तो सुना है पोलर बॉडी 3 बनती हैं, यहाँ पे तो 2 बनी है, यहाँ पे 2 बनी है। हाँ भाई सही सुना है आपने। ये जो पोलर बॉडी है ये भी डिवाइड करेगी, ये छोटी छोटी और 2 पोलर बॉडीज पैदा करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो पोलर बॉडी हो गई कितनी? 4। नहीं भाई 4 नहीं हुई, 3 हुई। क्यों 3 हुई है? ये क्यों 3 कंसीडर करते हैं? क्योंकि आप कहेंगे सर 3 इसलिए कंसीडर करते हैं कि जिस पोलर बॉडी ने डिवाइड किया है वो तो चली गई ना, वो ही तो 2 में कन्वर्ट हुई है ना, ये ही तो 2 में कन्वर्ट हुई है ना। तो 2 ये जो कि इससे बनी 2 है, ये तो नहीं रही अब, एक 2 ये और तीसरी ये, 3 पोलर बॉडीज हैं। ये डिजेनरेट डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। एक जो एग है वो स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म का ओनली न्यूक्लियस इंटर होकर इसे फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एग को हम कहेंगे क्या? जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग। ये था भाई कॉन्सेप्ट आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया पीएमसीके में, मगर हमने पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया हमने? क्योंकि आपने कहा सर ये पढ़ना चाहिए, तो मैंने पढ़ा लिया। ठीक हो गया भाई। अब जो टॉपिक है वो रह गया है एक, मियोसिस 2 हुई, उसमें 2 सेकेंडरी oocyte। नहीं भाई, जो मियोसिस 2 हुई उसमें ये सेकेंडरी oocyte भी डिवाइड हुआ 2 सेल्स में, और पोलर बॉडी भी डिवाइड हुई 2 सेल्स में। और ये जो सेल है ये पहले तो वही लेकर आया हूं ना मैं, सेकेंडरी oocyte ही है। जब इसने डिवाइड किया तो डिवाइड के बाद इसको हमने कहा ओवम। एक सेल को हमने कहा ओवम और दूसरे को कहा पोलर बॉडी। ठीक है कशिश बाबा? हाँ, एक दफा oogenesis रिपीट करें। देखें भाई, ये आपका जर्म सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स ने डेवलपमेंट के दौरान बने, डिवाइड किया, क्या बनाया? oogoनियम बनाई, oogoनियल सेल बनाए। oogoनियम में भी 2 स्टेजेस होती हैं। oogoनियम ने डिवाइड करके प्राइमरी oocyte बनाए, यहां तक बच्चे की हो गई बर्थ के बाद मेच्योरिटी से, जैसे मेच्योरिटी आई, प्यूबर्टी एज आई, तो प्यूबर्टी के आने से मियोसिस 1 हुई स्टार्ट। मियोसिस 1 स्टार्ट हुई तो मियोसिस 1 स्टार्ट होकर प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गई। ठीक है, प्रोफेज 1 में अरेस्ट है, ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट है। अब प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट है, और एक मिनट एक मिनट ये सही है अभी ग्रीन, अब सही है, अब भी सही नहीं है। ग्रीन सही, ब्लू सही था।
ग्रीन ग्रीन तो है ये, सारे इफेक्ट कर रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं राइटिंग किसके ऊपर सही नजर आ रही है। यहाँ पे अगर राइटिंग आपको सही नजर आ रही है तो 1 मिनट काम चला ले, फिर मैं इसको सेट करके फिर काम करता हूँ। हाँ चलो, हाँ भाई, तो मियोसिस 1 अरेस्ट हुई प्रोफेज 1 में, और प्रोफेज 1 होने के बाद ये सेल अरेस्टेड है। स्टिमुलेशन के बाद इसने क्या किया, इसने मियोसिस 2 में जाकर मेटाफेज 2 में ये फिर अरेस्ट हो गया, और इसी टाइम में ये एग ओव्यूलेट होता है, ओवरी से बाहर निकलता है। मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 के बाद जो डिवीजन कंप्लीट करता है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के होने से जस्ट पहले कंप्लीट कर देता है, यानी ओव्यूलेशन के बाद करता है। ठीक है, ये आपकी oogenesis हो गई, फॉर्मेशन ऑफ एग हो गया। अब सुने मेरी बात, सुने, मैंने ना व्हाट्सएप के पे एक पिक्चर भेजी थी आपको, और उस पिक्चर में क्या था, उस पिक्चर में था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसमें थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो क्या है, ऐसी डिजीज जो ट्रांसफर हो बच्चों से ऑफस्प्रिंग तक, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, ऐसी डिजीज जो ट्रांसफर हो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्स के थ्रू डिजीज जो ट्रांसफर हो रही हैं पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग तक, या किसी एक आदमी से किसी दूसरे तक ड्यूरिंग मैटिंग हो सकता है। तो हाँ, पीएमसी में ये है, तो उसे उन डिजीज को हम कहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सिंपल सी हैं, बिल्कुल सिंपल सी हैं। एक का नाम है गोनोराई, दूसरी का नाम है साइफिलिस, और तीसरी का नाम है साइफिलिस और गोनोराई। ये दोनों जो डिजीज हैं भाई, दोनों बैक्टीरियल है। और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एड्स, HIV के थ्रू जो होती है, हमने पढ़ा था वायरस में। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये वायरल डिजीज है, थर्ड। और उसके बाद हमने वायरस पढ़ी थी हर्प्स वायरस, हमने पढ़ा था ओरल हर्प्स, माउथ में जो डिजीज कर रही थी। यही वायरस जेनिटल हर्प्स भी करती है। जेनिटल हर्प्स का मतलब है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शन करती है ये। अब भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपके जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, यूरेथ्रा की लाइनिंग है, या फीमेल बॉडी में देख लें तो फीमेल बॉडी के अंदर वेजिनल ट्यूब है, सर्वेक्स है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे ये वायरस डिजीज करती है। और डिजीज को नाम क्या देते हैं, जेनिटल भैया, एक मिनट भाई, एक मिनट वेट करें। हाँ, कहां थे हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हाँ, आपके जो फेडरल बुक है ना आपकी, उसमें एक डिजीज का नाम दिया गया एड्स का, जो कि हमने डिटेल में पढ़ी हुई है। अभी ये जो डिजीज है चारों, इनको सिंपली समझ लें भाई। गोनोराई जो डिजीज है ये आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ग्राम पॉजिटिव के थ्रू।
और जो साइफिलिस है ये स्पाइरोचीट नाम की बैक्टीरिया है, उसके थ्रू होती है। और जो एड्स है HIV वायरस के थ्रू होती है। और जो जेनिटल हर्पेस है ये आपकी हर्पीज वायरस से होती है। ये इनके एजेंट के नेम हमने लिख लिए, मोटी मोटी लेवल पे बात की है मैंने। स्पेशली इसका नाम गोनोरायल बैक्टीरिया है और साइफिलिस दी स्पाइरोचीट ये मोटा नाम है और इसका नाम स्पाइरोचीट जो है स्पाइरोचीट में भी इसका नाम है स्पाइरोचीट पैलिडम आई थिंक नाम है इसका। तो वो बैक्टीरिया ये डिजीज करती है। ये बाकी स्पेसिफिक नेम मैंने बताया है HIV जो कि रेट्रोवायरस में आती है। जो ये हर्पीज है ये हर्पीज हमने वायरस पढ़ी थी, हर्पीज वायरस से ये बीमारी होती है जेनिटल हर्पेस। अच्छा सुनिए अब ये कैसे ट्रांसफर होंगी। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सारी क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब इसमें क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, म्यूकस के मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर ये डिजीज होगी म्यूकस मेम्ब्रेन पर। म्यूकस मेम्ब्रेन आप सोचते होंगे कौन सी म्यूकस मेम्ब्रेन भाई, म्यूकस मेम्ब्रेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, जो यूरेथ्रा है, वेजिना है, सर्विक्स की जो इनर लाइनिंग है उस पे अटैक करेगी ये बैक्टीरिया, वहां पे इन्फेक्शन करेगी, ये भी वहां पे भी इन्फेक्शन करेगी म्यूकस मेम्ब्रेन पर यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर। उसके अलावा ये CNS पर भी अटैक करती है, ये आईज में भी इन्फेक्शन करती है, बच्चे की आईज में ये कैसे इन्फेक्शन करती है, ये दोनों बच्चे की आय के ऊपर इन्फेक्शन कर देती हैं। जेनिटल हर्पेस करती है आय पर, ठीक है, और CNS पर। ये दोनों आईज और CNS पर दोनों अटैक करती हैं। कैसे भाई, आईज पे अटैक ऐसे होती है जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चा बर्थ कैनाल से पैदा होगा। जो बर्थ कैनाल है वो फीमेल के अंदर कौन से पार्ट है, वेजिना एंड सर्विक्स बर्थ कैनाल है। तो बच्चा जब बर्थ कैनाल से पैदा होगा वहां से आई के अंदर इंफेक्शन होगा, आई तो खुली हुई है ना, वहां से ये साइफिलिस की बीमारी होगी बच्चे को या जेनिटल हर्पेस होगी, बच्चे की आईज में इंफेक्शन होगा। तो ये दोनों आई के इंफेक्शन को कर सकती हैं। बाकी ये कौन से सेल को अटैक करती हैं, ये कहां पे अटैक करेगी बताएं, एड्स टी सेल्स पर, टी लिम्फोसाइट पर, CD4 सेल पर, लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट या जिसको CD4 सेल कहा था। अच्छा अब इनका ट्रीटमेंट बताएं। आप कहेंगे सर ये दो बैक्टीरिया हैं, इनके लिए एंटीबायोटिक का होना जरूरी है, एंटीबायोटिक से ट्रीट होंगी। मुझे बताएं ये दोनों जो वायरल हैं इनको एंटीबायोटिक ट्रीट करेगी? नहीं करेगी। तो इनके लिए केमिकल जो होंगे उन्हें हम कहेंगे एंटी वायरल। उन केमिकल्स को क्या कहेंगे, एंटीवायरल केमिकल जो वायरस के अगेंस्ट होंगे, वायरस को किल करेंगे। वायरस को पता है हमने एंटीवायरल केमिकल क्या होते हैं, इंटरफेरॉन एंटीवायरल है, बहुत सारे और केमिकल्स जो वायरस की रिप्लिकेशन को, वायरस की प्रोलिफरेशन को रोके उनको एंटीवायरल कहते हैं। तो ये इसके ट्रीटमेंट है, ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, पता है आपको एड्स का एंटीवायरल मगर कंट्रोल है नॉर्मली। ये 4 डिजीज कौन कर रहा है, कैसे ट्रांसमिट होंगी और कहां पे अटैक करती हैं और ट्रीटमेंट क्या है, ये चीजें इनकी याद कर लें। आपके सिलेबस में जस्ट एड्स का थोड़ा दिया गया है मगर हमने थोड़ा उनको भी टच किया। एड्स आपको डिटेल में आती है, मैंने पढ़ा ली है एड्स आपको, ठीक है ना। अभी ये चैप्टर आपका यहां तक हुआ पूरा, ठीक है।